Hello students, myself Ajay Bansal and again welcome to my YouTube channel AB Commerce Classes। स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल लिवरेज। आज हम फाइनेंशियल लिवरेज के न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज क्या होती है। ठीक है, ये चैप्टर है 9th चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस की चैप्टर क्लास 12। तो फाइनेंशियल लिवरेज के न्यूमेरिकल को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ को समझते हैं कि उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले फार्मूले की जो हमने बात की फाइनेंशियल लिवरेज के टॉपिक को स्टडी करते वक्त, वो सबसे पहला फार्मूला क्या था आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ROI क्या होती है, ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फार्मूला होता है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। टोटल इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप टोटल इन्वेस्टमेंट कहते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हो। ठीक है, अब टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या हम कहें कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब टोटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और भी फार्मूला होता है, वो क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल इन्वेस्टमेंट। आगे बात समझ में नहीं आ गई। अब हम इन दोनों फार्मूलाज को बैलेंस शीट के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए, बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, इनका टोटल होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज़। अब देखो, जब आप टोटल एसेट्स में से ये करंट लायबिलिटीज़ लेस कर दोगे तो ये जो पोर्शन निकल के आएगा ये आपका क्या आ जाएगा, ये जो पोर्शन होगा ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दूसरे फार्मूले को वेरीफाई करना चाहें वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या था, दूसरा फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का था कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो देखिए, ये जो पोर्शन हमने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बताया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यही पोर्शन तो है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, या हम कह सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स, अब बात आती है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EBIT। अब देखिए, EBIT की फुल फॉर्म क्या है, EBIT की फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ROI अगर हम निकालें तो ROI का क्या फार्मूला होगा, EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमें स्टडी करने को मिलता है, उस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ EPS फॉर फाइनेंशियल लिवरेज एनालिसिस। अब देखिए, फाइनेंशियल लिवरेज एनालिसिस के लिए कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज में डेप्ट क्यों बेनिफिशियल है एंड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज में डेप्ट क्यों नुकसानदायक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, EPS निकालनी होती है। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। अब EPS निकालने का क्या फार्मूला है, EPS निकालने का फार्मूला है EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे EAT का क्या मतलब है, EAT का मतलब है अर्निंग आफ्टर टैक्स। जब अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देते तो हमारी अर्निंग पर शेयर निकल के आती है। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या होती है, बिल्कुल लास्ट का प्रॉफिट जो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स कहलाता है। और अर्निंग आफ्टर टैक्स को जब हम नंबर शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाती है। तो EPS निकालने के लिए हमें EAT निकालना होता है। अब EAT निकालने का क्या फार्मूला है, EAT का कैलकुलेशन करने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जिसको अब हम स्टडी करेंगे। क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हम EBIT लेते हैं। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। EBIT में से इंटरेस्ट लेस करते हैं, सबसे पहले जो भी डेप्ट आपने लिया होता है उसके इंटरेस्ट को लेस करते हैं। तो जो हमारा बचता है क्या बचता है, EBT बचता है। EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स बचता है। ठीक है, अब अर्निंग बिफोर जो टैक्स बचता है जो ये है, अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स को लेस कर देते हैं, किसको लेस कर देते हैं, टैक्स को लेस कर देते हैं, तब जो हमारी अमाउंट आती है वो हमारी EAT आती है। ठीक है,
तो ईएटी निकालने के लिए पहले ईवीआईटी में से इंटरेस्ट को लेस करते हैं, इंटरेस्ट को लेस करने के बाद हमारा क्या बचता है, ईबीटी बचता है, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स बचता है। और अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स को लेस कर देते हैं तो हमारा क्या बचता है, ईएटी आता है। ठीक है, और फिर हम ईपीएस निकालने के लिए ईएटी में से नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाता है। आगे बस इनमें नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज की एक न्यूमेरिकल से स्टडी करते हैं कि फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज क्यों बेनिफिशियल है। अब देखिए, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कौन सी कंडीशन थी, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट लेंगे उतना ही कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब शेयर होल्डर्स कुछ कैसे होते हैं, हैप्पी होते हैं, क्योंकि उनके शेयर्स की अर्निंग इंक्रीज़ हो रही होती है, वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही होती है। क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में आरओआई जो होता है हायर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे होते हैं कैसा होता है, लोअर होता है। चलिए एक एग्जांपल है, केबी लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसकी टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है और 30% टैक्स रेट हो, इनकी ईवीआईटी कितनी है, 1,40,000। ठीक है, अब इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर 3 सिचुएशन में दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सिचुएशन में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के पास डेप्ट नहीं है, इक्विटी है सबका सब। सेकंड सिचुएशन, कंपनी के पास डेप्ट भी है, इक्विटी भी है। और थर्ड सिचुएशन, कंपनी के पास मोर डेप्ट है और इक्विटी भी है, मतलब कि सेकंड सिचुएशन 4 लाख रुपीज़ डेप्ट है और थर्ड सिचुएशन उन्होंने और डेप्ट बढ़ा दी। अब हम इन 3 सिचुएशंस में देखेंगे कि कैसे मोर डेप्ट पे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज के केस में। देखिए, सबसे पहले हम अगर आरओआई निकालें तो आरओआई कैसे निकलती है, ईवीआईटी पर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब ईवीआईटी कितना है, 1,40,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख रुपीज़, है कि नहीं, यही कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। ईवीआईटी अपॉन 10 कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, 1,40,000 बट ये 10 लाख गुणा 100 करोगे तो 14% पर एनम क्या निकल के आ जाएगा, कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा कितना है, 10% है, मतलब कंपनी को फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है, कंपनी को अर्निंग ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंसेस कम है। अब हम पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको कैलकुलेट करके देख लें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ईएटी निकालेंगे। ईएटी निकालने के लिए सबसे पहले ईवीआईटी लिखते हैं, तो तीनों सिचुएशन में हमने ईवीआईटी लिख लिया, 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे 10%। फर्स्ट केस में तो इंटरेस्ट लेस ही नहीं करेंगे क्योंकि डेप्ट लिया ही नहीं था। सेकंड केस में जो डेप्ट लिया था कितना लिया था, 4 लाख रुपए का लिया था, तो 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000 रुपये इंटरेस्ट हम लेस करेंगे। इसकी हम बात करें थर्ड सिचुएशन की, थर्ड सिचुएशन में आपने कितना डेप्ट लिया था, 8 लाख रुपीज़ का लिया था डेप्ट, तो 8 लाख का 10% कितना होता है, 80,000 रुपये हम इंटरेस्ट लेस कर देंगे। तो ईबीआईटी में से जो हमने इंटरेस्ट लेस किया तो फर्स्ट सिचुएशन में तो 1,40,000 रुपये की ईबीटी बची, अर्निंग बिफोर टैक्स बचा। सेकंड सिचुएशन में कितना बचा, 1,40,000 में से 40,000 रुपये का इंटरेस्ट लेस किया तो 1 लाख रुपये की ईबीटी बची। और अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करें तो थर्ड सिचुएशन कितनी थी, 1,40,000 रुपये की ईवीआईटी थी, उसमें से 80,000 रुपये का इंटरेस्ट लेस किया तो 60,000 रुपये की ईबीटी बची, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स बचा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, ईबीटी में से टैक्स घटाते हैं तब जाके ईएटी आता है। तो देखें, अगर हम बात करें आपसे टैक्स रेट की, तो अब हम ईबीटी में से टैक्स घटाते हैं, 1,40,000 का 30% टैक्स घटाया कितना बचा, 42,000 रुपये। 1 लाख का 30% 30,000 और 60,000 का 30% कितना हुआ, 18,000 रुपये। तो ईबीटी में से जब हम टैक्स लेस कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा, ईएटी। तो यहाँ पे ईएटी कितना आया, 98,000 आया। सेकंड सिचुएशन में ईएटी कितना आया, 70,000 आया। 1 लाख माइनस 30,000 इजकल टू 70,000। एंड थर्ड सिचुएशन में जो ईएटी आया कितना आया, 42,000 आया। 42,000 कैसे आया, 60,000 रुपीज़ ईबीटी था, उसमें से टैक्स लेस किया तो हमारा ईएटी 42,000 आया। ठीक है, अब ईएटी भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है, ईपीएस निकालना है। ईपीएस का फार्मूला क्या है, ईपीएस इजकल टू ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखिए, यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स थे, एक शेयर 10 रुपये वाला था, मतलब 1 लाख शेयर्स यहाँ पे थे। यहाँ पे 6 लाख शेयर्स थे, 6 लाख रुपीज़ के शेयर्स, 10 रुपये वाला एक शेयर था, तो यहाँ पे 60,000 शेयर्स हुए। और यहाँ पे 2 लाख रुपए की इक्विटी थी, मतलब 20,000 शेयर्स 10 रुपये वाले एक शेयर के हिसाब से। ठीक है, अब हम इसी से नंबर ऑफ शेयर्स से शेयर्स
EAT को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी EPS निकल के आ जाएगी। फर्स्ट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिचुएशन में EAT कितना था, 98,000। तो 98,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, मतलब 0.98%, 0.98 पैसा क्या आ जाएगा हमारा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा फर्स्ट सिचुएशन में। अब हम अगर सेकंड सिचुएशन की बात करें तो सेकंड सिचुएशन में जो EAT है कितना है हमारा 70,000, और उसको 60,000 शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो 1.17 पैसा क्या निकल के आएगा, अर्निंग पर शेयर सेकंड सिचुएशन में। एंड थर्ड सिचुएशन में जो हमारा EAT था कितना था 42,000 एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे 20,000। तो यहाँ पे जो हमारा EPS निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है 42,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 2.1। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे वो लोन लेते गए वैसे वैसे उनकी अर्निंग्स क्या होती चली गई, इंक्रीज़ होती चली गई। कैसे, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज के केस में। फर्स्ट सिचुएशन में लोन नहीं था, अर्निंग 0.98 पैसा हुई। सेकंड सिचुएशन में लोन लिया थोड़ा सा, तो अर्निंग पर शेयर कितनी होगी 1.17 पैसा हो गई। एंड थर्ड सिचुएशन में थोड़ा और लोन बढ़ाया तो अर्निंग कितनी हो गई उनकी 2.1 पैसा पर शेयर हो गई। ठीक है। तो ये था हमारा फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की। तो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कौन सी सिचुएशन थी, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मोर डेप्ट लेने पे कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है और शेयर होल्डर्स उदास होते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ लोअर देन इंटरेस्ट पेड, मतलब कि इंटरेस्ट आप जो पे करते हैं उसकी कंपैरिजन में जो रिटर्न आपको मिलता है वो कैसा होता है, लोअर होता है। एक्चुअली फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझते हैं कि वाई अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट में मोर डेप्ट लेने पे कंपनी को नुकसान रहता है। देखिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, लजीना लिमिटेड करके एक कंपनी है और कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है, 30% टैक्स पे करती है, EBIT कितना है 90,000 रुपये। अब तीन सिचुएशन इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर की। फर्स्ट सिचुएशन में कोई डेप्ट नहीं है, सबका सब क्या इक्विटी में है, और 10 रुपये वाले शेयर्स में इनकी कैपिटल डिवाइड मतलब 1 लाख शेयर्स हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या है, 4 लाख रुपीज़ का डेप्ट है, 6 लाख रुपीज़ की इक्विटी है जो 10 रुपीज़ शेयर्स में डिवाइड मतलब 60,000 रुपये के शेयर्स हैं। और थर्ड सिचुएशन में 8 लाख रुपीज़ की डेप्ट है एंड 2 लाख रुपीज़ की इक्विटी है, और 2 लाख रुपीज़ की इक्विटी 10 रुपीज़ वाले शेयर्स में डिवाइड है मतलब 20,000 शेयर्स हैं। तो इस केस में अगर हम सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करने के बाद ROI निकालें तो हम देख सकते हैं ROI का फार्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। EBIT 90,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख इंटू 100 मतलब 9% पर एनम ROI निकल के आया है। तो देखिए स्टूडेंट, इस केस में ROI 9% है, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं आप 10% है, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ये हमारा अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज हो जाएगी। अब केस को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तीनों में EBIT 90,000 डाली जाएगी। अब इंटरेस्ट की बात करें तो फर्स्ट केस में कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा, सेकंड केस में 40,000 रुपये इंटरेस्ट जाएगा क्योंकि 4 लाख का लोन है, एंड थर्ड केस में 80,000 रुपये इंटरेस्ट जाएगा क्योंकि 80,000 रुपये 8 लाख रुपीज़ का आपने लोन लिया है 10% इंटरेस्ट के रेट से। हम EBIT में से इंटरेस्ट को लेस करते हैं, क्या निकल के आ जाता है EBIT। तो फर्स्ट केस में EBIT कितना 90,000, सेकंड केस में कितना 50,000, 90 माइनस 40, एंड थर्ड केस में 90 माइनस 80 मतलब 10,000 रुपीज़ की EBIT निकल के आई। अब हम क्या करते हैं, EBIT में से 30% टैक्स को लेस कर दें तो हमारा क्या निकल के आता है EAT, क्योंकि हमें EPS निकालना, EPS निकालने का फार्मूला होता है EAT फॉर नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर में से 30% टैक्स रेट के 27,000 मतलब 63,000 रुपये की EAT फर्स्ट केस में आई। सेकंड केस में 35,000 रुपये की EAT निकल के आई, 50,000 में से 15,000 रुपये का टैक्स लेस किया 30% के हिसाब से। तो एंड थर्ड केस में कितना 10,000 में से 30% 3,000 लेस किया तो 7,000 रुपीज़ की EAT निकल के आई। ठीक है। अब जो EAT निकल के आई तीनों केस में, इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट केस में 63,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख शेयर्स थे, तो 0.63 पैसा पर शेयर अर्निंग निकल के आई। ठीक है। सेकंड केस में 35,000 डिवाइडेड बाई 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो 0.58 पैसा हमारी EPS निकल के आया। एंड थर्ड केस में 7,000 डिवाइड बाई 20,000 शेयर्स थे, तो यहाँ पे 0.3 पैसा हमारा EPS निकल के आया। तो देखिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या थी,
ROI कम था और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, तो इस केस सिचुएशन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन बढ़ाते गए उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग क्या होती है, कम होती गई। फर्स्ट केस में कोई लोन नहीं था तो 60 पैसा आपने अर्न किया। सेकंड केस में 4 लाख रुपीज़ का लोन लिया तो आपका 0.5 पैसा अर्निंग रह गई पॉइंट जी। और थर्ड केस में जो आपने लोन लिया 8 लाख रुपीज़ का, तो आपकी अर्निंग कितनी होगी, 0.35 पैसा रह गई। तो ये है सिचुएशन जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल होने पे क्यों डेप्ट बेनिफिशियल है, अनफेवरेबल होने पे डेप्ट क्यों बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। एंड if you like my videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you so much for watching. Thank you.